मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मैं इस समय गौतम बुद्ध नगर में हूं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में। आज मैं एक परिचर्चा में कुछ लोगों को शामिल कर रहा हूं और जैसा कि मैं पहले आपको बताता आ रहा हूं कि विचारों को साझा करने से विचारों का संप्रेषण अच्छा होता है, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। इस समय 3 महानुभाव हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे दाईं हो रहे हैं श्री आशुतोष द्विवेदी जी। ये 2014 बैच के आईएएस हैं। इनकी लंबी सेवा रही है। मुख्य रूप से इनके बारे में मैं बताऊं तो ये नगर आयुक्त वाराणसी रहे, सीडीओ मऊ रहे, विशेष सचिव पीडब्ल्यू रहे, केजीएमओ में ये रजिस्ट्रार के रूप में भी काम कर चुके हैं और इस समय एसीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हैं, यानी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है। और इनके बगल में श्री धर्मेंद्र सिंह जी हैं, सीनियर पीसीएस अफसर हैं। इस समय जो है यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट हैं ग्रेटर नोएडा में, 2006 बैच के पीसीएस अफसर हैं। और हमारी बाईं ओर श्री विवेक मिश्रा जी हैं। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा जो अपनी यूनिवर्सिटी है जीबीयू गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, इसमें पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और अध्ययन अध्यापन में खासी रुचि है और आरटीआई के बारे में भी ये छात्रों को पढ़ाते रहे हैं। तो मैं शुरुआत इन्हीं से करूँगा। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि आपका अनुभव क्या रहा है यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ाते समय, ये आरटीआई के बारे में आपके कुछ अनुभव ऐसे हों जो आपको लगे कि दर्शकों से साझा कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जो भी बैकग्राउंड रहा है कि इसको राइट टू फंडामेंटल राइट के तहत 91A के तहत जो है डिराइव किया गया सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट के थ्रू। और उसके बाद जैसे अस्तित्व में आया तो जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उस समय शुरू में बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसको पढ़ने के प्रति, क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया है इस कोर्स को, इवन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस पेपर के रूप में। लेकिन जो मेरा ये मानना है कि इधर हम जो देख रहे हैं तो एक जो कॉमन कंसर्न बच्चों की इधर जो आ रही है कि ऐसा बच्चे समझ रहे हैं कि जो अभी डाइल्यूशन कुछ हुआ है, पार्लियामेंट में कुछ चेंजेस किए गए हैं आरटीआई एक्ट 2005 में, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जो सेक्शन 8 है इसका एग्जम्पशन क्लाजेज है, तो उसका बच्चों में जागरूकता रहती है। और जहाँ जहाँ तक हम भी यहाँ भी देख रहे हैं, हर जगह देखते हैं कि किस तरह जो सेक्शन 8 है एग्जाम्पशन क्लाजेज है उसमें डिफरेंट ABCD डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के आधार पे सूचना नहीं देते हैं जो पीआईओज होते हैं। मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी का इशू लेकर के होता है, तो इसमें मेरा मानना है बच्चों की भी जागरूकता रहती है कि कई बार जो है उनको सही सूचना एक बहाना बना करके दे नहीं दिया जाता है। तो एक ये है कि इसके लिए क्या किया जाए, कौन से ऐसे इफेक्टिव मेजर्स अपनाए जाएँ ताकि लोगों को सूचना मिले। दूसरा यही है कि पार्लियामेंट में जो चेंजेज़ हुए हैं, क्या-क्या डाइल्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में थोड़ा-सा हम जानना। देखिए, आरटीआई एक्ट 2005 में जब बना था तो उस समय एक आरटीआई एक्ट को लेकर के जिज्ञासा भी तो लोगों में थी और उस समय एक प्रकार से आंदोलन की स्थिति थी। तो लोगों में ये जिज्ञासा थी कि अगर आरटीआई एक्ट बन जाए और देखिए, एक तो मैं बता हुँ, दूं कि आरटीआई एक्ट के 2 मूल उद्देश्य हैं। एक, भ्रष्टाचार को रोकना, दूसरा सिस्टम में पारदर्शिता लाना। हुँ, जी, और मैं ये कहूँगा कि 18-19 साल में आरटीआई एक्ट का जिस तरह से उपयोग हुआ है, भ्रष्टाचार में निश्चित तौर पर कमी जो है आई, कटौती हुई है बिल्कुल। और पारदर्शिता के प्रति जो है शासन प्रशासन में प्रेरणा भी आई है, झुकाव भी आया है। तो 2 जी, उद्देश्य हम ये नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से सफल हुए हैं, लेकिन हाँ, उस दिशा में एक बड़ा कदम बहुत हुआ बड़ा है। कदम है, सहमत हूँ। और इसके बाद जो है उसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए, प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी डिग्री के बारे में, उनके निजी परिवार के बारे में पूछा गया, स्मृति ईरानी जी के बारे में पूछा गया, बहुत सारा। खैर,
वो होता रहता है, उसमें कोई बहुत नई बात नहीं है और न कोई आश्चर्यजनक बात है। इधर 2019 में नरेंद्र मोदी जी जब दूसरी बार सरकार में आए तो इसमें चेंजेस कुछ किए गए, लेकिन जो एक आम धारणा है कि बहुत सारा चेंज कर दिया गया और आरटीआई एक्ट को लंगड़ा बना दिया गया। ये एक आम ये धारणा कॉमन है, परसेप्शन हो ये रहा है। कॉमन परसेप्शन है, ऐसा नहीं है। जी। जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो चेंज किया है उसमें दो चेंज जो हैं वो आरटीआई एक्ट की मूल भावनाओं को उसमें कहीं से भी नहीं छुआ गया है, न उसमें किसी भी तरह का संशोधन किया गया है। एक तो ये साफ मान लेना चाहिए, जो संशोधन हुआ है वो ये हुआ है, राज्य सूचना आयुक्त या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त या केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, इनका कार्यकाल 5 वर्ष पहले था, अब वो कार्यकाल 3 साल कर दिया गया। अच्छा। और हमने सूचना की दुनिया पर इस पर एक एपिसोड भी अभी कहें कि 2 एपिसोड, एक एपिसोड और फिर संशोधित एपिसोड भी मैंने जारी किया है। थोड़ा सा उसमें मैंने इस पर फोकस किया है, लोगों को उसे देखना चाहिए। 2 एपिसोड मैंने अभी हाल ही में, एक तो कार्यकाल जो है 5 साल से 3 साल किया है, दूसरा थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि उनका पद और कद थोड़ा सा घटाया है। जैसे हम लोग जो इस समय वर्तमान 5 साल वाले मुख्य सूचना राज्य सूचना आयुक्त हैं, उनका हमारा जो पद और कद और वेतन या शर्तें जो भी हैं वो मुख्य सचिव के बराबर है। नए एक्ट में जो राज्य सूचना आयुक्त है और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, दोनों का पद कद वेतन सेवा शर्तें समान हैं और दोनों की रैंक समान है। पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त सीनियर होता था हम लोगों से, अब राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त दोनों की रैंक बराबर है, दोनों के अधिकार बराबर हैं। बस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पास अतिरिक्त अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन का है, जैसे कार्य का आवंटन या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो जरूरी हो राज्य सूचना आयोग में, यह अतिरिक्त है उनके पास। बाकी हम सब लोगों के पास अधिकार और वेतन सेवा शर्तें सब बराबर हैं। यही बात जो है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में भी लागू है कि दोनों का पद कद वेतन शर्तें सब बराबर हैं। बस मुख्य सूचना आयुक्त के पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार ज़्यादा है, जिसको हम कह सकते हैं, अगर सरल भाषा में समझाना चाहें दर्शकों को, तो वह एचओडी है। आप विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं तो आपको भी मालूम है एचओडी का केवल मतलब यह है कि ही इज आल्सो जस्ट अ प्रोफेसर। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाते उसके पास जो प्रशासन का जो अतिरिक्त काम है वो होता है, बाकी आपकी तरह वो भी प्रोफेसर और उतना ही लगभग उसका वेतन भी होता है, हो सकता है सीनियर के नाते थोड़ा ज़्यादा। इतना ही चेंज हुआ है, इसलिए आरटीआई एक्ट में संशोधन के लोग को लेकर के किसी भी तरह का भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। उसके एक्ट में किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया है, यहाँ तक नियमों की बात है। इसका मतलब ये हुआ सर कि चीफ अमंग इक्वल्स। हाँ, चीफ अमंग इक्वल्स, बस यही है। बिल्कुल शार्ट में जो है आशुतोष दुबे जी ने इसको परिभाषित कर दिया, चीफ अमंग इक्वल्स। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक दूसरा आपने कहा कि धारा 8 में जो एग्जामिशन क्लासेस हैं, तो 8 ही नहीं है, 8, 9, 10 और 11 4 है। 8 जो है 81J प्रचलित हो गया है ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो है सीधे सीधे सूचना देने से मना किया गया है। लेकिन सूचना 8, 9, 10 और 11 में सूचना देने से मना नहीं किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि आप सूचनाओं को कैटेगराइज करके दें, कौन सी सूचना देय है, कौन सी देय नहीं है, इसको देख करके फिर आप दें। कारण उसका है, ये बहुत अच्छा एक प्रकार से जो है मैं मानता हूँ कि अच्छा है, इसलिए कि हमारे देश की जिस तरह की आबादी, जिस तरह की जो है संरचना है, उसमें कोई किसी भी तरह की सूचना मांग सकता है। लेकिन अब संसद की गोपनीयता के बारे में, संसद की कार्यवाही के बारे में
आप सूचना मांगेंगे तो वही आपको दिया जाएगा जितना जो है जरूर। ओपन होने लायक है। देश की सुरक्षा के बारे में, देश की सीमा की सुरक्षा के बारे में, अखंडता के बारे में, एकता के बारे में, या प्रदेशों में गृह विभाग की ऐसी सूचनाएं, विजिलेंस डिपार्टमेंट की ऐसी सूचनाएं, ईओडब्ल्यू की ऐसी सूचनाएं जिनको देने से सिस्टम प्रभावित होता है, सिस्टम के कोलैप्स होने का डर रहता है, वो सूचनाएं आप नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जिलों में जाते हैं, बैठकें करते हैं, बैठकों में ये चीज़ बताते भी हैं। अब चूँकि यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का कोई नहीं है, इसलिए उस बारे में थोड़ी चर्चा करके मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कोई विवेचना अगर प्रचलित है किसी अपराध के बारे में, तो जब तक विवेचना प्रचलित है तब तक सूचना आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन विवेचना पूरी होने के बाद जब आपने चार्जशीट दाखिल कर दी तो आप मैं चार्जशीट पूरी सूचना दे सकते हैं। उससे आपके मुकदमे पर, आपकी विवेचना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, इसलिए और ये भी सही है कि 81J का बहाना लेकर के बहुत सारे पीआईओ जन सूचना अधिकारी हैं, नहीं देते हैं। वो सूचनाओं को मना भी करते हैं। इससे उनके बारे में गलत धारणा भी बनी हुई है कि हम ये कहते हैं, कभी कभी होता है जन सूचना अधिकारी हर मामले में 81J का इस्तेमाल कर देता है। एक लाइफ को, जो पर्सनल लाइफ का थ्रेट है, उसके आधार पे भी नहीं देते। हाँ, तो ये अब 81J मतलब 8, 9, 10, 11 उसको गहनता से पढ़ने की जरूरत है। जो आरटीआई के विद्यार्थी हैं वो उसको हर क्लास को उनको पढ़ने की जरूरत है, फिर थोड़ी चीजें समझ में आएगी। सैद्धांतिक तौर पर यह है कि सूचना से मना करने का केवल इसलिए प्रावधान है कि आप हर सूचना न मांगें और पीआईओ उसको लेकर के परेशान न हो कि ये सूचना मांग लिया, ये दें या न दें। उसके लिए एक प्रकार से 8, 9, 10, 11 एक प्रकार की गाइडलाइन है कि आप देख लें कौन सी सूचना दे सकते हैं, कौन सी सूचना नहीं दे सकते हैं। यही है जी, धन्यवाद। बाकी आरटीआई एक्ट में किसी भी तरह का इन 2-3 चीज़ों को छोड़कर किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया गया। मुझे लगता है कि आरटीआई एक्ट में संशोधन को लेकर के और सूचना से मना करने की जो धाराएं हैं, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, थर्ड पार्टी सूचना है, वाणिज्यिक सूचना है, गोपनीयता संबंधी सूचना है, भ्रष्टाचार ऐसा जिसमें विवेचना प्रभावित है, ऐसी सूचनाओं देने से मना किया गया है। देश की सुरक्षा है, अखंडता, एकता अखंडता को कहीं चुनौती है, तो वे सूचनाएं देने से मना किया गया सामान्य रूप से। और मैं एक चीज ये कहता हूं कि आरटीआई एक्ट 2005 में कहा गया कि जो सूचना आप संसद और विधानसभाओं को दे सकते हैं, वो सभी सूचनाएं आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। इतना ओपन है आरटीआई एक्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संसद को भी वो सूचना हम दे देंगे जो सूचना जो है सीमा की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी कभी कभी राफेल का मामला आया, जी, तो सरकार ने कहा कि हम राफेल के बारे में वो सारी सूचनाएं नहीं दे सकते हैं कि उससे जो है हमारे व्यापार पर और नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। कुल मिला के इतना ही प्रतिबंध है कि आप सूचनाओं को कैटेगराइज करके तब आप सूचनाएं दें। ऐसी सूचना देने से मनाही है जिससे सिस्टम के कोलैप्स होने का डर है। मुझे लगता है कि आरटीआई के संदर्भ में जो 2 सवाल आपके थे, उस पर आपका समाधान हो गया। आप छात्रों को भी बता सकते हैं। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।